गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। तो आपको पता है कि फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में आए हुए हैं अभी। तो उन्होंने डिसाइड किया है फ्रांस ने कि इंडिया लेड जो इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव है उसको फ्रांस जो है वो ज्वाइन करेगा। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये इनिशिएटिव है क्या। ये सबसे पहले सजेस्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा 14th ईस्ट एशियन समिट के टाइम पर, और ये इंडिया का जो सागर मिशन है उसी का ये पार्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव है मैरीटाइम बाउंड्रीज़ को स्ट्रेंथन करना, फ्री ट्रेड, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज, इसके ऊपर इसका ज़्यादा फोकस है। ऑब्जेक्टिव्स इसके देखते हैं। लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिलकर 3 कॉमन गोल्स जो हैं उनको अचीव करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। वेल्थ क्रिएशन, वेलफेयर प्रमोशन और कोऑपरेटिव विन विन स्ट्रेटजीज। अब ये इसका मीनिंग क्या हुआ इन तीनों का कि वेलफेयर को प्रमोट करना एक डेमोक्रेटिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस देके। अब जानबूझकर डेमोक्रेटिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस इसमें जो है इंक्लूड किया गया ताकि चाइना को एक मैसेज दिया जाए डेमोक्रेसी को यूज़ करके, और चाइना को इससे बाहर रखने के लिए ये जानबूझकर ये डेमोक्रेटिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस का जो ऑब्जेक्टिव इसके अंदर डाला गया है। रूल्स बेस्ड ऑर्डर भी एक तरह से सिग्नल है चाइना को कि चाइना जो है वो यूनिलैटरलिज्म दिखाता है अपना इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशन में। तो उसको एक सिग्नल देने के लिए ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर का भी इसमें बात की गई है, फ्री ट्रेड की बात की गई है। फिर क्रिएशन ऑफ वेल्थ जो है वो सारी जितनी भी इंडियन ओशन की जो कंट्रीज़ हैं, जो इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रीज़ हैं, उनको कहा है कि आप हम सब इकट्ठे जो है वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ भी ध्यान देंगे, इस मॉडल की तरफ। दिस इज़ नॉट जस्ट एन एंटी चाइना इनिशिएटिव, वी ऑट टू क्रिएट वेल्थ ऑल्सो फॉर आर पार्टनर्स। ठीक है। अब इसमें मॉडल क्या है इसका IPOI का, कि इंडिया तो जो है वो इंडो पैसिफिक में मल्टीपोलर रीजन चाहता है, मतलब कि सिर्फ कोई 2 पावर्स या 3 पावर्स जो है वो प्रीडोमिनेंट ना हो इंडो पैसिफिक में, मल्टीपोलर हो, मतलब बहुत सारी पावर्स जो है वो इस रीजन में जो है वो अवेलेबल हो। कोई भी एडवर्सेरियल जो है वो मोटिव नहीं है, किसी भी कंट्री को तंग करने का मोटिव नहीं है हमारा इस रीजन में। कोई भी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हम, और ये बिल्कुल इंक्लूसिव इनिशिएटिव है हमारी तरफ से ये। तो ये इंडिया का इसके ऊपर स्टैंड है इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के ऊपर। इंडिया की एस्पिरेशंस है कि सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी इस रीजन में बनी रहे। ठीक है। अब हम देखते हैं सागर मिशन क्या है इंडिया का। तो 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब मॉरिशस की विजिट पे गए थे, तब उन्होंने इंडिया का सागर विजन जो है उसको आउटलाइन किया था। उसका मीनिंग है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो उसका जो सागर का ये एक तरह से मीनिंग है। अब इसमें क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम कॉमन्स और कॉपरेशन जो है उसको सीक करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन की तरफ ध्यान देने का इनका इंडिया ने इसमें सिग्नल दिया है कि सागर के थ्रू हम इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन चाहते हैं। और किस चीज़ पे कॉपरेशन चाहते हैं, इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कोस्टल सर्वेलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपेबिलिटीज़ विद इन पार्टनर कंट्रीज़, ये सारा जो है इंडिया सागर मिशन के थ्रू यहाँ पर अचीव करना चाहता है। अब सागर मिशन जो है वो इंडिया को हेल्प करेगा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप्स बिल्डअप करने में इस इंडियन ओशन रीजन में। सिर्फ एशिया ही में नहीं, अफ्रीका तक भी, क्योंकि देखो इसको मॉरिशस में ही हमने इसको लॉन्च किया है ना। तो एशिया से लेके अफ्रीका तक हमारा ये पूरा सागर मिशन इंडियन ओशन रीजन के लिए हमारा एक ये विजन है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रीजन कोव। तो रीजनरॉन है एक कंपनी, उसने यूएस में अप्रूवल के लिए कहा है कोविड-19 एंटीबॉडी कॉकटेल है। बेसिकली है क्या, ये 2 ड्रग्स हैं, उन्होंने उसको कंबाइन कर दिया है और उसके बेसिस पर एक जो ड्रग बना है वो कोविड के जो है पेशेंट्स को जो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस है उसको कम करने में, उसका रिस्क को कम करने में बहुत हेल्प कर रहा है, ऐसा ट्रायल्स में देखा गया है। तो रीजन कोव जो है वो 2 ड्रग्स हैं, कॉम्बिनेशन शॉट है, कैसिरिमैब एंड इमडेविमैब। ये दोनों को मिलाने के बाद जो है जब सिम्टोमेटिक केसेस के ऊपर टेस्ट किया गया तो देखा गया कि पहले हफ्ते में पहले दिन जो है वो 31% रिस्क कम हुआ और 76% जो है वो रिस्क थर्ड डे के बाद से कम होना शुरू हो गया सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में। ठीक है। फिर ये सिम्टम की ड्यूरेशन को भी कम कर रहा है और वायरल लोड जो है, वायरल लेवल जो है वो भी कम करने में बहुत हेल्पफुल है।
टोटल नंबर ऑफ वीक्स पेशेंट जो जिन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं वो ऑलमोस्ट हाफ हो गए, विद 45 ऑलमोस्ट 45% वो कम हो गए इस ड्रग के थ्रू। और वायरल बर्डन तो जो है वो 90% कम हो गया उन पेशेंट्स में जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स थे। अब कहा जा रहा है कि इट इज़ अ पैसिव वैक्सीन। ठीक है, पैसिव वैक्सीन क्यों है ये? क्योंकि नॉर्मल जो वैक्सीन होती है वो तो बीमारी होने से पहले दी जाती है, ये हम बीमारी होने के बाद दे रहे हैं एक तरह से ये दोनों शॉट्स। तो ये इसको हम इसलिए पैसिव वैक्सीन कह रहे हैं, ये एक्चुअल वैक्सीन नहीं है। अब सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या है कि इसका जो ट्रायल किया गया है सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के ऊपर, तो ये देखा गया है कि ये जितने भी वेरिएंट्स जो कि जैसे यूके का वेरिएंट है या साउथ अफ्रीका वेरिएंट तो इट्स मोर डेडली ना, आपको पता ही है, तो उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है। तो दैट्स वाई इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस। तो रीजन कोव जो है इसीलिए उसने यूएस को कहा है कि हमको आप अप्रूवल दो जो है पेशेंट्स के ऊपर इसको टेस्ट करने का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्यूजीज़ एंड इलीगल इमिग्रेंट्स। तो ये थोड़ा सा हम टॉपिक देखते हैं, ये आपको इस बार इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंटर की जो पटिशन थी, एक तरह से कंटेंशन था या तो जिसको कह सकते हैं कि रोहिंग्या पीपल जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और कहा है कि जो रोहिंग्याज हैं उनको फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत आप इनको डिपोर्ट कर दो। तो इलीगल इमिग्रेंट और रिफ्यूजी का हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। तो 1951 का यूएन कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज और उसका जो 1967 का प्रोटोकॉल है वो रिफ्यूजी की डेफिनेशन देता है। तो रिफ्यूजी वो कहते हैं कि क्या है कि एनी पर्सन जो अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन से बाहर रह रहा है किसी भी वजह से, और अगर उसको फेयर है कि उसको उसका परसिक्यूशन हो सकता है फॉर रीजंस ऑफ रेस, उसके रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप या किसी भी सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से अगर उसका परसिक्यूशन हो सकता है, उसको मारा जा सकता है, इसकी वजह से उसको अपनी कंट्री से दूर रहना पड़ता है, तो वो जिस भी कंट्री में रह रहा है वो वहाँ पर वो रिफ्यूजी है। तो इसलिए स्टेटलेस पर्सन्स जिनकी कोई कंट्री नहीं है उनको कहीं भी अब जैसे जो रोहिंग्याज ही हैं, आप इन्हीं का एग्जांपल ले लो, ये स्टेटलेस रिफ्यूजीज़ की कैटेगरी में इनको हम डाल भी सकते हैं क्योंकि इनकी कोई स्टेट ही नहीं है इस टाइम पर। तो अगर इनको डर है कि इनको कहीं मारा जा सकता है अगर वो इनको हम वापस भेज देंगे उस किसी कंट्री में, तो ये तो भी स्टेटलेस पर्सन्स जो है वो भी रिफ्यूजी का स्टेटस उनको मिल सकता है एज पर दिस कन्वेंशन। बट ऑफ कोर्स अब याद रखो इंडिया इज़ नॉट ए सिग्नेटरी टू दीज टू कन्वेंशंस। ऑफ कोर्स ये पहला तो कन्वेंशन है और ये उसके बाद जो है वो उसका प्रोटोकॉल है इसी कन्वेंशन का। तो म्यांमार की मिलिट्री ने क्या किया था 2017 में जो है रोहिंग्या के ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया था। उसके बाद जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस जो जनरेट हुआ था। फिर बांग्लादेश में जो कॉक्स बाज़ार है वहाँ पर सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है वर्ल्ड का, जहाँ पर रोहिंग्याज बहुत सारे रह रहे हैं। म्यांमार कहता है कि रोहिंग्या जो है वो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम जो है वो असल में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश से आए हैं, इसलिए वो म्यांमार उनको अपने पास नहीं रखना चाहता। इसी मुद्दे पर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में भी कई बार बात हुई है। अभी रिसेंटली जब हम वहाँ पर विजिट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने उनको बोला था कि आप स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करो इन रोहिंग्या जो रिफ्यूजीज़ को म्यांमार वापस भेजने में। तो पीएम मोदी ने उनको बोला था कि हम भी ये चाहते हैं कि ये रिफ्यूजीज़ जो हैं ये वापस चले जाएं, लेकिन एक सस्टेनेबल मैनर में ये वापस जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे रोहिंग्या उठा के हमने एक ही बारी में म्यांमार में वापस भेज दिए। अब ऑलमोस्ट 40,000 रोहिंग्या जो इंडिया में वापस आए थे उनके लिए जो है हम इंडिया का जो रिस्पांस है वो बड़ा एम्बिग्यूअस है। मतलब इंडिया का जो रिस्पांस है वो कोई फिक्स्ड रिस्पांस नहीं है, कभी कुछ रिस्पांस होता है कभी कुछ रिस्पांस होता है। जब यूएन के हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ जो हैं वो इंडिया आके उन्होंने वेरिफिकेशन की और कुछ रोहिंग्यास को आइडेंटिटी कार्ड्स इशू किए। ऑलमोस्ट 14,000 जो रोहिंग्यास हैं उनको आइडेंटिटी कार्ड्स इशू किए थे और उनको रिफ्यूजी स्टेटस दे दिया था। लेकिन सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता जी हैं उन्होंने भी जो सुप्रीम कोर्ट में केस था उसमें उनको उन रोहिंग्यास को रिफ्यूजीज़ की तरह एड्रेस नहीं किया, उनको कहा कि वो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अब इंडिया और यूएन का कन्वेंशन पर क्या स्टैंड है? इंडिया ने ये कोई जो है 1951 का ना तो यूएन कन्वेंशन साइन किया हुआ है और ना ही जो उसका 67 का प्रोटोकॉल है उसको भी इंडिया ने साइन नहीं किया है। इंडिया की कोई रिफ्यूजी पॉलिसी भी नहीं है और इंडिया का कोई रिफ्यूजी लॉ भी नहीं है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा इंडिया उठाता है और अपने ऑप्शंस को ओपन रखता है
जब भी कोई क्वेश्चन ऑफ रिफ्यूजीज आता है तो बेसिकली वो एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन बन जाता है, गवर्नमेंट जो उस टाइम पर चाहती है, क्योंकि कोई लॉ नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, हमने कोई कन्वेंशन नहीं साइन किया हुआ, तो उस टाइम पर जो भी गवर्नमेंट होती है बेसिकली वो अपने हिसाब से फैसला ले सकती है। अब इस टाइम पर हमने रोहिंग्यास को हमने एक तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स मानना है और उनको हमने मानना है कि वो ट्रेस पासर्स हैं, इसीलिए हम उनको फॉरेनर्स एक्ट या फिर इंडियन पासपोर्ट्स एक्ट के अंदर जो है उनको हम डील करेंगे। अब कंसर्न्स क्या हैं कि हम डिपोर्टेशन ऑफ रोहिंग्यास चाहते हैं अंडर फॉरेनर्स एक्ट, लेकिन सबसे बड़ा उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, लीगल डिपोर्टेशन। लीगल डिपोर्टेशन तभी हो सकती है जब दूसरी कंट्री उनको एक्सेप्ट करे। अब हम म्यांमार को रोहिंग्यास वापस तो डिपोर्ट तो करना चाहते हैं, उनको भेजना तो चाहते हैं, लेकिन म्यांमार उनको चाहता ही नहीं, तो हम उनको डिपोर्ट कैसे करेंगे? ज़बरदस्ती उनको थोड़ी उनके कंट्री में भेज सकते हैं। जब म्यांमार कहता है कि मैं तो चाहता ही नहीं इनको, तुम मेरे पास इनको वापस क्यों भेज रहे हो, तो हम उनको ज़बरदस्ती कैसे भेज पाएंगे लीगली? ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो इंडिया ने बहुत मुश्किल से म्यांमार को परसुएड किया था और थोड़े से जो हैं वो रोहिंग्यास को वापस उस टाइम पर उन्होंने भेज दिया था, लेकिन इतनी ज़्यादा है, 40,000 की फिगर है, इनको हम कैसे वापस भेजेंगे? तो इंडिया जो है अगर इनको इलीगल टर्म कर रहा है तो, और जब इनको फिर डिपोर्टेशन की बात करेगा तो हम एक प्रिंसिपल जो है, जो इसको हम कहते हैं नॉन रिफाउलमेंट, उसको हम वायलेट कर देंगे। तो नॉन रिफाउलमेंट क्या होता है? नॉन रिफाउलमेंट का प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी रिफ्यूजी को ऐसे मैनर में रिटर्न नहीं करना है आपको उस कंट्री में जो कंट्री उसको चाहती ही नहीं और वो उसको वहाँ पर उसको रिस्क ऑफ परसिक्यूशन है। ठीक है, तो अब रोहिंग्यास को देर इज़ ऑफ कोर्स हमको पता ही है कि म्यांमार में उनको रिस्क ऑफ परसिक्यूशन है, उनको मार देंगे वहाँ पर, देर इज़ अ चांस। ठीक है, तो हम अगर उनको फिर भी वहाँ भेजते हैं तो हम ये नॉन रिफाउलमेंट का जो प्रिंसिपल है इसको वायलेट करेंगे। अब UNHCR जो है वो कहता है कि एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि वॉलंटरी रिपैट्रिएशन हो, मतलब कि हम जो रिफ्यूजीज़ इंडिया में आ गए हैं या फिर किसी भी कंट्री में आए हैं, वो खुद अगर जाना चाहते हों तभी जो है उनको हम रिपैट्रिएट कर सकते हैं, या फिर जिसको हम अगर हम डिपोर्ट तो नहीं कह सकते, ऑफ कोर्स रिपैट्रिएशन ही वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, डिपोर्ट तो फोर्सफुल होता है, तो रिपैट्रिएशन वॉलंटरी होना चाहिए। रोहिंग्यास खुद कहें कि हम वहाँ पर जाना चाहते हैं म्यांमार, वहाँ पर हम सेफ़ हैं, तभी हम जो है उनको वहाँ पर भेज सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होगी कि जो कंट्री जहाँ से वो आए हैं, जहाँ से कंट्री ऑफ ओरिजिन है जो म्यांमार है, वो कमिटमेंट करे कि वो फुली कमिटेड है अपने इन लोगों को, इन रिफ्यूजीज़ को री इंटीग्रेट करने के लिए। वो कमिटमेंट हमको अगर दें तभी जो है वो इनको हम जो है रिपैट्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो हमको नहीं लग रहा, म्यांमार तो ऐसा करने नहीं वाला है रोहिंग्यास के साथ, या फिर जो भी प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जो आजकल जो वहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है आर्मी के खिलाफ, तो जो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जो इंडिया में भाग कर आ रहे हैं, हम इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि म्यांमार उनको हैप्पीली जो है वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सो देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट और देयर इज़ अ कंसर्न कि इंडिया अब इनको डिपोर्ट कैसे करेगा, इन रोहिंग्यास को भी और इन प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट्स को भी। नेक्स्ट टॉपिक है फुकुशिमा वाटर। तो जापान ने प्लान किया है कि जो फुकुशिमा में जो रेडियो एक्टिव वाटर है, जो कि बहुत मोर देन 1 मिलियन टन्स है जो कि स्टोर किया हुआ है, उसको वो ओशन में अब वो छोड़ने वाला है कुछ टाइम में। तो उन्होंने अनाउंस किया है ये। ठीक है, तो अब ये इशू क्या है कि 2011 में अर्थक्वेक और सुनामी जो है उसकी वजह से जो है इसको फुकुशिमा जो न्यूक्लियर प्लांट है इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन बिल्डअप ऑफ जो कंटेमिनेटेड वाटर है वो तो अभी भी है वहाँ पर, और एक जो है पंप्स के थ्रू और जो है पाइपिंग के थ्रू हम जो वाटर जो है जो कि डैमेज रिएक्टर्स में घुस गया था उसको हम वहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है। और देयर इज़ अ थ्रेट कि वो जो पानी है वो धीरे धीरे कहीं ग्राउंड वाटर में ना मिल जाए, और ये कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो वहाँ पर जो है बहुत सारे जो है ह्यूज टैंक्स में स्टोर करके रखा हुआ है, तो कहीं वो पानी जो है ग्राउंड वाटर में ना मिल जाए या लीक ना हो जाए, इसीलिए जो है उसको अभी तक स्टोर करके रखा हुआ है। तो 1.3 मिलियन टन्स का वो रेडियो एक्टिव वाटर है। और 2018 में जो है टैपको जो कंपनी जो वहाँ जो उसको ऑपरेट कर रही थी प्लांट को, उसने कहा है कि हमने जो है सारे के सारे पानी में से जो है जितने भी डेंजरस मटेरियल है उसको अभी तक हमने नहीं निकाला है। ठीक है, अब जो है वो वाटर को कैसे रिलीज़ किया जाएगा? टैपको ने प्लान किया है कि वो कंटेमिनेटेड वाटर को में से जो रेडियो आइसोटोप्स हैं उनको एक बार दोबारा निकाल लेंगे और सिर्फ ट्रीटियम को छोड़ देंगे। ट्रीटियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, और उस पानी को वो तब तक डाइल्यूट करते रहेंगे जब तक जो है
ट्रीटियम का लेवल जो है बिलो रेगुलेटरी लिमिट्स से नीचे नहीं चला जाता। मतलब जब तक वो हमारी जो रेगुलेशंस कहती हैं कि इतना जब तक जो है ट्रीटियम का लेवल जो है अगर पानी में हो तो इट्स एक्सेप्टेबल, जब तक वो उस लेवल तक नहीं चला जाता तब तक वो उसको डाइल्यूट करते रहेंगे। और ट्रीटियम को कहा जाता है कि वो रिलेटिवली हार्मलेस है बिकॉज वो हमारी जो है ह्यूमन स्किन में पेनिट्रेट नहीं हो सकता, तो वो हमारे लिए खतरे का जो है वो सिचुएशन नहीं क्रिएट करता है। अब अगर जो है ये प्रोसेस शुरू भी किया तो भी उसमें डेकेड्स लगेंगे कंप्लीट होने में, और फिल्टरिंग और डाइल्यूशन प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे कि साउथ कोरिया और चाइना जो है वो इस मूव ऑफ जापान के अगेंस्ट बोल रही हैं। वो कह रही हैं कि दिस इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल, आप ओशंस को पोल्यूट करोगे और इसका जो है मरीन लाइफ पर भी गलत इफेक्ट हो सकता है, और हमारे ओशंस जो है वो बेसिकली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आप उसके अंदर डालोगे तो वो पोल्यूट हो जाएंगे। ई सेंटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ई सेंटा। तो ये यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है ई सेंटा को। ये एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली जिसमें हम एक्वा फार्मर्स कौन होते हैं, जो जैसे फिशिंग फार्मर्स होते हैं, उनको हम कनेक्ट करेंगे उनके बायर्स के साथ। तो एक तरह से समझ लो आप ये आपका ई कॉमर्स की तरह का एक तरह से प्लेटफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि फार्मर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे और एक्सपोर्टर्स डायरेक्टली वहाँ से परचेज कर पाएंगे, फार्मर्स से डायरेक्टली परचेज कर सकेंगे। ई सेंटा का मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नैक्सा फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। अब ये नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर जो है वो उसने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसकी एक एक्सटेंडेड आर्म है। कल ही हमने इसके बारे में पढ़ा है, मैं पेडा के बारे में, ठीक है, आपको याद होगा। ये उसी की ही एक्सटेंडेड आर्म है एक जो नाक्सा, तो उसी ने इस ई सेंटा प्लेटफॉर्म को बनाया है। अब ये कैसे वर्क करेगा, ये कम्प्लीटली पेपरलेस और एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म है जिसमें कि फार्मर्स के पास फ्रीडम है कि वो अपने किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और प्राइस कोट कर सकते हैं कि हाँ हम इतना प्रोडक्ट पे इतने प्राइस पे इसको बेचना चाहते हैं। फिर एक्सपोर्टर्स के पास फ्रीडम है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स भी उस पर लिस्ट कर सकते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। उसके बेसिस पे फार्मर्स जो हैं वो उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि हम ये वाला प्रोडक्ट इतने में बेचने को तैयार हैं। तो बेसिकली उनको डील करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इससे क्या होगा कि फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, लाइफस्टाइल, सेल्फ रिलायंस, क्वालिटी लेवल्स जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं एक्वा फार्मर्स की बढ़ेंगी। तो जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा तो उनको जो है बिजनेस एक तरह से ट्रांसपेरेंट वे में करने का मौका मिलेगा, ठीक है। एक तरह से फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बन जाएंगे और लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बिटवीन एक्सपोर्टर्स एंड द फार्मर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है HGC019। तो ये HGC019 जो है ये एक तरह से हमारे लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कहा है, अनाउंस किया है कि वो एडिशनल फंडिंग देने को तैयार है। इंडिया की ये सबसे पहली mRNA बेस्ड वैक्सीन है कोविड की, HGC019, जिसको पुणे बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी फर्म जो है जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स उसने इसको प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसको फंडिंग दी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। मिशन कोविड सुरक्षा, द इंडियन कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट मिशन, इसके तहत DBT ने इसको फंडिंग दी है। और बिराक जो है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, वो जो है बेसिकली इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में उनकी हेल्प कर रहा है फंडिंग के थ्रू। अब mRNA वैक्सीन होती क्या है? अब बेसिकली आपको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो mRNA वैक्सीन क्या होती है कि आपको देखा है कि जो कोरोना वायरस होता है वो एक सिंगल RNA से बना है, ठीक है। तो उसका RNA जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और आपकी बॉडी में उसको, अब वायरस नहीं इंजेक्ट होगा आपकी बॉडी में। बाकी वैक्सीन्स में तो क्या होता है कि चाहे लाइव वायरस हो चाहे डेड वायरस हो, आपकी बॉडी में डायरेक्टली वायरस को इंजेक्ट करते हैं। इसमें क्या किया जा रहा है, सिर्फ उसका RNA निकाला जा रहा है, जो उसका प्रोटीन का जो है उसको यूज़ करेंगे। सिर्फ RNA का स्ट्रक्चर निकाला जा रहा है और आपकी बॉडी में उसको इंजेक्ट किया जा रहा है। फिर आपकी बॉडी के अंदर वो स्पाइक प्रोटीन को क्रिएट करेगा, ठीक है। मतलब जो RNA वायरस का निकाला है वो आपकी बॉडी के जो अंदर जो सेल है उनके साथ जाके रिएक्ट करेगा और आपकी बॉडी में वो स्पाइक प्रोटीन्स जो है वो उसको क्रिएट करेगा। जैसे कि एक वायरस में होते हैं, आपको देखा है वो तीखे तीखे से, आपने जो आजकल बड़े हमने फ़ोटोज़ में भी देखे हैं, आपको कोरोना के फ़ोटोज़ में दिखते होंगे वो स्पाइक प्रोटीन्स। तो वो बॉडी में आपके ऑफकोर्स जो है वो स्पाइक प्रोटीन्स को क्रिएट करेगा, जो कि वायरस नहीं है, वो स्पाइक प्रोटीन है जो कि सिर्फ RNA की आने की वजह से जो है वो आपकी बॉडी ने क्रिएट किए हैं।
फिर आपकी बॉडी में जब वो स्पाइक प्रोटीन क्रिएट होंगे तो आपकी जो बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम पहचान जाएगा कि ये स्पाइक प्रोटीन वाला जो 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 भी बॉडी है, अब वो असल में वायरस नहीं है, वो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन्स हैं, उसको जो है आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको अटैक करना सीख जाएगा। और जब भी कभी कोई वायरस ऐसा स्पाइक प्रोटीन लेके आया तो आपकी बॉडी जो है वो पहचान जाएगी उन स्पाइक प्रोटीन्स को, और उस इम्यून जो आपका इम्यून सिस्टम है वो उसको अटैक करके ख़त्म कर देगा। तो mRNA वैक्सीन बेसिकली होती क्या है, जिसमें आपकी बॉडी में वायरस को नहीं इंजेक्ट किया जा रहा, सिर्फ उसके RNA, जो उसका RNA होता है उसको सिर्फ इंजेक्ट किया जाता है। इसीलिए जो है ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें वायरस जा ही नहीं रहा आपकी बॉडी में। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ऑलमोस्ट मिनिमम होंगे, ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं कि कोई बड़े इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो ये नॉन इन्फेक्शियस होती है, नॉन इंटीग्रेटिंग होती है, और ये आपके सेलुलर मैकेनिज्म्स जो है उसको ही फॉलो करती है, उसी के बेसिस पर जो है ये RNA वैक्सीन चलती है, ठीक है। और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाती है आपकी बॉडी में, आपके सेल साइटोप्लाज्म में घुस के प्रोटीन स्ट्रक्चर को क्रिएट करेगी, उसी को ही जो है आपका इम्यून सिस्टम पहचान के अटैक करना सीख जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपको एक और सिंपल भाषा में समझाऊं तो क्या है कि आप अपनी इस वैक्सीन के थ्रू अपनी बॉडी को एक रेसिपी बता रहे हो कि ऐसा आपको खाना बनाना है, या आपको ऐसा ऐसा एक केक बनाना है। बेसिकली आप किसी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जब आपकी बॉडी वो केक बना देगी तो आपका इम्यून सिस्टम उस केक को पहचान जाएगा कि हाँ ये केक होता है, और जो वायरस है वो भी समझ लो अगर एक केक है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको अटैक करना सीख जाएगा बिना वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए हुए, ठीक है। तो RNA वैक्सीन जो है वो न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि हमने जैसे अभी मॉडर्ना वैक्सीन में देखा है। तो ये मॉडर्ना वैक्सीन जो है वो भी एक RNA वैक्सीन है जो US में चल रही है। तो इंडिया की सबसे पहली RNA वैक्सीन जो है mRNA वैक्सीन, वो ये HGC019 होगी, ठीक है। अब ये कैसा परफॉर्म किया अभी तक इस वैक्सीन ने, बहुत अच्छा सेफ्टी दिखा रही है, ये इम्यूनोजेनिसिटी भी दिखा रही है, मतलब इम्यून सिस्टम के साथ को अच्छा एक्टिवेट कर रही है। एंटीबॉडीज़ एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी इसमें दिखाई है, एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो रही हैं। हमारे अभी तक इसके रॉडेंट्स में और जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट मॉडल जैसे कि मंकीज़ में किया जाता है, या इनमें जो इनको अभी तक टेस्टिंग हुई है उसमें बहुत अच्छी इसने जो है वो सेफ्टी वगैरह सब कुछ दिखाया है, ठीक है। इसके 2 प्री क्लिनिकल जो है टॉक्सिसिटी स्टडीज़ इसकी अभी तक हो चुकी हैं, और अब जो है हेल्दी वॉलंटियर्स को एनरोल किया जा रहा है ताकि फ़ेज़ 1 और 2 जो है क्लिनिकल ट्रायल्स इसके कंडक्ट किए जा सकें। अब DBT देख लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, और ये प्रमोट करता है, एक्सेलरेट करता है बायोटेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर। बिराक जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही एक सेक्शन 8 द्वारा इस्टेब्लिश की हुई नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है बेसिकली, और ये बायोटेक जो है रिसर्च और इनोवेशन जो है इंडिया में उसको प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। ये आप MCQs भी कर लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम with new topics. Until then, goodbye and take care.